हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग जितने भी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके जो वर्गीकरण है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें आज की क्लास में आप लोग जानेंगे, समझेंगे और वो अलग अलग सेक्शन में आके आपके लिए हेल्पफुल होते जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल समय नहीं गंवाते हैं। देखो, आज का जो क्लास रहेगा वो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश एक साथ रहेगा। अभी बोर्ड पर आप लोगों को रिटन कंटेंट इंग्लिश में जरूर दिख रहा होगा, बट मैं एक एक चीज़ को हिंदी में भी कवर करते हुए चलूंगा। तो बिल्कुल भी लैंग्वेज को लेके कोई बैरियर किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनके ऊपर चर्चा करना है। थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है, जो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो इसमें इतने सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस पे हम बात करेंगे। पूरा ना सारे केमिकल रिएक्शन की बाल की खाल खींच देंगे, ताकि इसके बाहर जाके कभी भी सवाल आप लोगों के सामने कभी देखने ना मिले। तो पहला आता है, जनरली केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो किसी भी बच्चे से आप पूछोगे कि भैया रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग जवाब देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्लो रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। कुछ बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। उसी में कोई क्रांतिकारी बच्चा आके ये बोलेगा कि सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। कोई एक लड़का, ये जितने भी टाइप के मैंने अभी केमिकल रिएक्शन गिनवाए ना, एक्चुअल में ये सारे के सारे दो मेन केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आते हैं, उसके अंदर ही आते हैं। और वो दो मेन केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट समझ गए, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये दो हमारी मेन अभिक्रियाएं होती हैं। और याद रखिएगा कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप लोग लेते हैं वो इन दोनों के अंतर्गत ही आएगी। मतलब ये जो आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ले रहे हो, आप स्लो और फास्ट ले रहे हो, आप जितने भी केमिकल रिएक्शन सुनते हो, सोचते हो, वो सभी के सभी रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल के अंतर्गत ही आती हैं। अब इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं ये प्रैक्टिकल पॉसिबल रिएक्शन है। उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स की कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल प्रैक्टिकली में संभव नहीं है। ठीक है, बट हम लोग उत्क्रमणीय लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है, चीजें फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, करके हमको पढ़ने में आसानी बनता है। अगर चीज हर सेकंड चेंज होने लग जाए तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे ना। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो हर सेकंड चीजों को चेंज करता है अपने फिजिकल एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के प्रभाव के अनुसार, है कि नहीं। दूसरा केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ये है हमारा ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक्सोथर्मिक का मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें से क्या हो, हीट रिलीज हो, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। इस पर्टिकुलर केस में क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, वो छोटा ही बड़ा ही देख लेना भाई, क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, पहले ठीक लिखा था, देख लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है योजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, योजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये सब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अपन एक एक को काफी ज्यादा डिटेल में जा जाके पढ़ेंगे दोस्तों, तो एकदम निश्चिंत रहेंगे। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन अभिक्रिया। इसे हम किस नाम से जानेंगे, विघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे सर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रही हैं बातें। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम सुनने से ही अपन समझ गए द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट
ए बी और सी और डी रहेंगे, ए का बॉन्डिंग डी के साथ हो जाए, बी का बॉन्डिंग सी के साथ हो जाए, मतलब ए ने अपना पार्टनर चेंज करके सी को दे दिया और सी ने अपना पार्टनर चेंज करके बी ए को दे दिया, तो इस तरीके से जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज को लेकर किसी में कोई भी दिक्कत हो रही होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसे हम प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें आपको पता है कि लास्ट में हम लोग को प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब कि एक अनसैचुरेटेड टाइप का कुछ भी प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो फर्दर क्या होता है, गायब नहीं होता, रिएक्शन में बने रहता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आता है, अवक्षेप बनता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज द फादर ऑफ ऑल रिएक्शन। समझ लो, जितने भी मैंने बोला ना यूनिवर्स में जितने भी प्रैक्टिकल पॉसिबल रिएक्शन है वो सब के सब इरिवर्सिबल रिएक्शन में लिए जाते हैं, और उसमें भी 99% जो केमिकल रिएक्शन लिए जाते हैं वो रेडॉक्स लिए जाते हैं। रेडॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक आता है ऑक्सीकरण और दूसरा आता है अपचयन, ऑक्सीडेशन, और नीचे में यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन लिखा हुआ है। 9वां रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। दिस इज उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये टोटल मिला जुला के आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन जो पॉसिबल हैं हमने सबका एक जिक्र कर लिया। अब एक एक को उनके एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हो, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये अर्ध अभिक्रियाएं हैं, हाफ रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन भी हाफ रिएक्शन है, दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन बनता है कौन, रेडॉक्स। 99.9% जो प्रैक्टिकली पॉसिबल रिएक्शन है वो सभी के सभी रेडॉक्स के घेरे में आती हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक को जो रिएक्शंस थे हम उनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं पहला सेक्शन आप लोग के बीच में आ चुका है, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे सर हम, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। यह है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया, चलो बातों को समझने की कोशिश करना। मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में भी लिखते जाऊंगा कि इट इज अ बाई डायरेक्शनल रिएक्शन एंड नेवर गोज टू कंप्लीशन। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है पता है, यहां पर है हमारा रिएक्टेंट और इधर हमारा बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपस में बनते रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, मतलब द्विदिशात्मक अभिक्रिया है, और कभी भी, ठीक है, कभी भी ये अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। द्विदिशात्मक अभिक्रिया जो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि भैया ये टग ऑफ वॉर टाइप का खेल हो रहा है ना, वो रस्सी कस्सा वाला गेम देखे हो ना, दोनों टीम अगर बराबर मजबूत है तो उधर भी उतना ही खींचा जा रहा है, इधर भी उतना ही खींचा जाए, तो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे ना कि कौन जीता करके, ये निर्णय ही, डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, द्विदिशात्मक अभिक्रिया है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, जो कभी भी कंप्लीशन को गेन नहीं कर पाता, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, ठीक है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अकर, साम्य अवस्था प्राप्त होती है। यहां पर क्या होती है, साम्य अवस्था प्राप्त होती है। याद रखना इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही प्राप्त होता है। और मैंने अभी आप लोग को ये बात बोला कि कोई भी यूनिवर्स का प्रैक्टिकल रिएक्शन रिवर्सिबल तो है ही नहीं, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल कॉन्सेप्ट में नहीं आता। इज दैट क्लियर एवरीवन। तीसरा, A reversible reaction is only a hypothetical thought, not practically possible। जैसे मैंने बोला ना कि रिवर्सिबल कोई भी यूनिवर्स का रिएक्शन जो प्रैक्टिकली मतलब वास्तव में जो संपन्न होता है, जैसे दूध से दही बन रहा है, तो भैया वो सबके सब क्या है, इरिवर्सिबल नेचर के, अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं। रिवर्सिबल कुछ भी संभव नहीं है, बस ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल थॉट है। जैसे हमारे दिमाग में कुछ भी आता है ना दिमाग में, जैसे मैं सोच रहा हूँ मस्त मैं पेरिस की गलियों में घूम रहा हूँ, मेरे सामने आईफिल टावर दिख रहा है और मैं टावर के छत पे जाके खड़ा हूँ, तो ये हाइपोथेटिकल थॉट हो गया। सोचने के लिए आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, यस और नो। तो बस रिवर्सिबल भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल थॉट है। प्रैक्टिकली या यथार्थ में कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल में कंसीडर नहीं किया जाता। अब सबके दिमाग में ये चीज कुरेद रहा होगा कि सर फिर पढ़ी क्यों रहे हैं,
मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? तो मैंने बताया ना, रिवर्सिबल में चीज़ें फिक्स मानी जाती हैं और आप केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ पाते हो जो चीज़ें फिक्स हो। आपने एक सवाल सॉल्व किया, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि आपने बहुत मेहनत करके डाटा सॉल्व करके आपने आंसर लाया और अगले 1 सेकंड में वो आंसर बदल जाए, फिर मेहनत करके लाओ और फिर अगले 1 सेकंड में आंसर बदल जाए, तो आपका दिमाग ना पगला जाएगा। तो इररिवर्सिबल में वही होता है। इररिवर्सिबल हर एक मोमेंट में क्या होता है, अपने जो वो चीज़ें हैं पैरामीटर से उनको चेंज करता है। रिवर्सिबल में चीज़ें फिक्स होती हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते समय रिवर्सिबल लेते हैं। बट मैं शुरू में ही खंडन कर दूं कि रिवर्सिबल हाइपोथेटिकल थॉट बस है, एग्जैक्टली कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल में कंसीडर नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो, तो आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में बदलना और वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में बदलना, ये अपने आप में क्या एक रिवर्सिबल चेंज कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जहां पर एक साथ जल और बर्फ दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख रहे हो, H2I2, देखो दोनों डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये H2I2 से मिलकर 2HI बन रहा है, 2HI टूट के वापस H2I2 में बदल जा रहा है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक होता है। अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक कंटिन्यू बनना शुरू रहता है। ठीक है, अमोनिया जो है उसका निर्माण भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कंसीडर करते हैं। मैंने बोला कंसीडर करते हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव है नहीं, बट मान के चलो, पढ़ने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से जोड़ के अमोनिया बनाएगा और यही 2 मोल अमोनिया वापस से टूट के नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन में विखंडित हो जाएगा। तो होप सो रिवर्सिबल रिएक्शन सब लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग इररिवर्सिबल रिएक्शन। हालांकि मैंने इन सारी चीज़ों को पहले भी आप लोगों को पढ़ा कर दिया हुआ है, यस और नो, बिल्कुल दिया हुआ है। और वहाँ पर तो हमने सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से हिंदी में ही पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चलो एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें पहला पॉइंट देख रहे हो, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। मतलब ये एक दिशात्मक या एकल दिशात्मक अभिक्रिया है जो सदैव पूर्णता को प्राप्त करती है। यह एकल दिशात्मक अभिक्रिया है। जिन लोग नोट्स बनाते होंगे भैया आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से बना लो। एकल दिशात्मक अभिक्रिया है जो सदैव पूर्णता को प्राप्त करती है। रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, वो हमेशा बीच में ही रहेगी। और इररिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब रिएक्टेंट सीधे सीधे प्रोडक्ट में पक्का कन्वर्ट होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। नो इक्विलिब्रियम स्टेट अकर इन इररिवर्सिबल, मतलब यहाँ साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होती, यहाँ साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होती। इस अभिक्रिया में जो होता है ना दोस्तों, साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं होता। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट केवल आपके रिवर्सिबल के लिए ही आता है, इररिवर्सिबल के लिए कभी नहीं आता। ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल इन नेचर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, सभी संभव अभिक्रियाएं, सभी प्रायोगिक रूप से संभव रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रायोगिक मतलब जो आप कर सको, जिसको आप होता हुआ देख सको, प्रायोगिक रूप से संभव रासायनिक अभिक्रियाएं सब के सब किस में आती हैं? इररिवर्सिबल के लिस्ट में आती हैं। सब के सब किसके लिस्ट में आती हैं सर? इररिवर्सिबल के लिस्ट में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है आप लोग का, मतलब योजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा आप लोग पढ़ते थे क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है सर? इररिवर्सिबल रिएक्शन के ही एग्जाम्पल में कंसीडर किए जाते हैं। तो जितने भी मैंने बोला ना, आप प्रैक्टिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आगे चल के, एक एक को पढ़ेंगे, सब किसके खानदान के मेंबर हैं सर? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के मेंबर हैं। थोड़ा सा मैं पीपीटी बनवा नहीं पाया था, पर मुझे लगता है कि आप लोग इससे भी पढ़ाई कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कई बार संसाधनों में समय लग जाता, पीपीटी बनने में देता तो भैया वो अब कब मिलता नहीं मिलता। मैं बोला कि मेरे बच्चे हैं, मुझसे पढ़ेंगे तो फिर आराम से पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम लोग ब्रांडेड चीज़ें और सुंदर दिखने वाली चीज़ें ही यूज़ करें। हमारा मुद्दा यह है कि हम पढ़ाई करें, क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में,
ना कि शो ऑफ बाजी रहे। तो इसलिए समय पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैसे भी आज ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करूँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो एक्सेलरेटेड मैनर में होते रहे। तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। एक परिवार के लोग हैं तो परिवार में हमेशा डेली पनीर चिल्ली और ये कोफ्ता और कोरमा तो नहीं बनता है ना, दाल भात भी खा लेते हैं किसी किसी दिन हम लोग। तो बस वही चीज़ है, समझ के चलो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति आपको होगी तो बता देना, मैं कुछ नहीं करने वाला है, तो मजाक कर रहा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक आध क्लास ऐसे चला लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुद्दा यह है कि आपको कंटेंट अच्छा मिले। एमसीक्यू टीचर करा के दे, और मैं तो जो एमसीक्यू कराता हूं आपको भी पता है कि आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे यार सर अब इस चैप्टर में इतना मोर देन सफिशिएंट है, अपने से सवाल पक्का लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो वातावरण है ना, जो वायुमंडल है, इस अभिक्रिया में वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। वातावरण से, या वायुमंडल ना लिख के वातावरण ही लिखो, हर बार आप लोग वायुमंडल ना लिखो, वातावरण लिख लो, क्योंकि वातावरण में वायु जल सब गिन लिया जाएगा। वातावरण से क्या किया जाता है? ऊष्मा अवशोषित किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रहा होगा, सारी चीजें अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंटेन कर ही रहे हैं। ऊष्मा अवशोषित किया जाता है मतलब ग्रहण किया जाता है। अब एक बात और है, अगर आप लोग हीट ना गेन कर रहे हो, ठीक है, अवशोषित होता है, तो अगर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या होगा? समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा? तो भैया हीट आए जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, तो आपका टेम्परेचर भी टाइम के साथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, याद रखेंगे, अगर हीट आप लोग गेन कर रहे हो तो भैया एंथैल्पी भी क्या आएगी? पॉजिटिव आती है। एंथैल्पी कैसी आती है? पॉजिटिव। ऊष्मा अगर हम अवशोषित कर रहे हैं तो यहाँ पर एंथैल्पी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और वहीं ऊष्मा अगर उत्सर्जित करते, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो हमारी एंथैल्पी क्या होती? फिर ऊष्मा उत्सर्जित करते तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। तो फिलहाल के लिए इस अभिक्रिया के लिए तो आप लोग समझ पा रहे हो कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। यहां एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होने वाला है सर? सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा? एंथैल्पी में परिवर्तन की बात हो रही है, ये पॉइंट याद रखना। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में यही सबसे बड़ा अंतर है कि एंडोथर्मिक में क्या होता है? धनात्मक आता है एंथैल्पी में परिवर्तन, और वहीं एक्सोथर्मिक में क्या होगा? ऋणात्मक आएगा। वहां पर ऊष्मा समय के साथ घटेगा, टेम्परेचर समय के साथ घटेगा। हालांकि हीट अलग पैरामीटर होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है। जरूरी नहीं है कि जब जब ऊष्मा आए तब तब टेम्परेचर बदले। रुद्धोत्सव प्रक्रम में तो भैया ऊष्मा बदलता ही नहीं है, ऊष्मा कांस्टेंट रह जाता है, बट तब भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो वो अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ड्यूरिंग सच रिएक्शन विथ हीट टेम्परेचर इंक्रीजेस जनरली। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऊष्मा अवशोषित कर रहे हो तो हम लोग को लॉजिकली यही लग रहा है ना कि अगर हीट आ रहा है आप उसको हीट दे रहे हो। अरे भैया, एक कुकर को नीचे से आप लोग ऊष्मा सप्लाई कर रहे हो गैस सिलेंडर जला के, तो कुकर गर्म तो होगा ही ना, उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां ताप में वृद्धि होती है, पर यहां पर हर बार ऐसा ना हो कि मैं यहां पर एक शब्द यूज कर ले रहा हूं, सामान्यता। यहां सामान्यता ताप में वृद्धि होती है, हर बार जरूरी नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस भी हैं। सामान्यता ताप में वृद्धि होती है, जो उसको मैंने पहले ही आप लोग के बीच में रखा, ठीक है, वृद्धि होगा या होती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस इज जनरली कंसिडर एंडोथर्मिक। अब बात सुनो मेरी, बंध का जुड़ना और बंध का टूटना दोनों में ही इक्वल एनर्जी लगती है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। बॉन्ड जब जुड़ता है तब बताओ ऊष्मा उत्सर्जित होती है कि ऊष्मा अवशोषित होती है? तो अगर इसके लिए कंफ्यूज होने के लिए ना आप हमेशा सूर्यदेव को याद कर लेना। सूर्यदेव आपको रास्ता दिखा देंगे, जो उजाले के प्रतीक है वो बता देंगे कि कॉन्सेप्ट में क्या है। सूरज पे आपने देखा होगा कि सूरज ऊर्जा अवशोषित करता है कि उत्सर्जित करता है? तो सबको पता है कि भैया सन तो हमारा पृथ्वी का एनर्जी का सोर्स है, उससे उत्सर्जित ऊर्जा से ही तो पृथ्वी पल रही है या पूरे 9 ग्रह चल रहे हैं। समझ में आया? और सन पे एक्चुअल में अभिक्रिया कौन सी होती है? तो नाभिकीय संलयन होती है।
वहाँ हल्के नाभिक हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, वो लोग आपस में जुड़ते हैं और उससे हमारा क्या बनता है, हीलियम, फिर हीलियम जुड़ता है, कार्बन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो लोग जुड़ रहे हैं, ड्यूटेरियम के दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने से क्या हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है और वही ऊर्जा तो हम लोग को मिल पा रही है। यस और नो? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, बंध का जुड़ना, हम लोग को लगता है बंध जोड़ने में एंडोथर्मिक होना चाहिए, मतलब कि अवशोषण होना चाहिए उष्मा का, बट नहीं, बंध का जुड़ना उष्मा छेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक है। सूरज से आप लोग रिलेट कर लेना, हाइड्रोजन के आइसोटोप जुड़े और हीट रिलीज हुआ, जुड़ना हीट रिलीज किया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। वहीं पर अगर मान लो ये बॉन्ड है, ए और बी के बीच में ये वाला अपना मार्कर में एक बॉन्ड की तरह दिख रहा है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। भैया ये पहले ही क्यों नहीं टूट गया? अगर ये अनस्टेबल रहता तो पहले ही टूट जाता, ये स्टेबल था तभी तक तो ये बॉन्ड बना हुआ था। तो अगर अपने को इसको तोड़ना है तो आपको बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, आपको बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी कि इसकी जो स्टेबिलिटी वाली जो एनर्जी है उससे ज़्यादा आपको इसमें एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये टूट जाएगा। तो बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको पहले से बॉन्ड टूट नहीं रहा था, अब तोड़ना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, है ना? जैसे वही बोलते हैं ना, एक लकड़ी का गट्ठा ले लिया है, अब मैं 1 साल के बच्चे को दे दूं, वो तोड़ पाएगा क्या? नहीं। और वही चीज़ में अगर मैं 20 साल के एक लड़के को तोड़ दूं, एकदम जवान लड़का, एकदम गबरू जवान, एक बार में पटक के तोड़ देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, उसने उस ऊर्जा को क्या किया, अवशोषित किया लंबे समय से खान पान और कसरत करके। तो यही बात आप लोग को समझना है। हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, लोगों को लगता है कि बॉन्ड का टूटना एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड का जुड़ना एंडोथर्मिक है। आप जो सोचते हो वो तो हमेशा गलत होता है। इसलिए मैं बोला सूर्यदेव को याद कर लेना, वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि बॉन्ड का जुड़ना एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी सोखना पड़ेगा, अपने को वो ताकतवर बनना पड़ेगा, मतलब वो एंडोथर्मिक है। तो यहां पर जो लाइन लिखा है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब बंध का वियोजन, ठीक है, बंध वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन जो रिएक्शन है, ठीक है, अभिक्रिया, वो अपनी उष्माशोषी अभिक्रिया के तौर पे ली जाती हैं। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है सभी लोगों को? सोच से बिल्कुल उल्टा आता है, बट मुझे लगता है आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए। इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस लिए जाएंगे? तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बोला ना, सभी के सभी विघटन अभिक्रिया जहां पर बॉन्ड टूट रहा है, सभी विघटन अभिक्रियाएं क्या हैं? आपकी एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं हैं। सभी विघटन अभिक्रिया एंडोथर्मिक अभिक्रिया में लिया जाएगा। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा ना विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं में, ठीक है, वो सारी की सारी अभिक्रिया में, जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, योजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ठीक है। ये अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां अच्छे से लिख दूं क्या? ठीक है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, सभी विघटन अभिक्रिया क्या होंगी? ऊष्माशोषी प्रवृत्ति की होंगी। क्लियर हो रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है, मजा आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। PCl5 को हीट करूंगा, PCl3 और Cl2 में जुड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में आएंगे। किस में आएंगे सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में आएंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया में आएंगे। तो मुझे लगता है उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलो, होता क्या है एक्सोथर्मिक? तो एकदम प्यार से पढ़ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बिल्कुल उष्माशोषी का उल्टा होने वाला है यहां पर। तो कहानी पूरा का पूरा है ना जी, यहां पर उष्माशोषी का जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा। इसका मतलब वहां पर वियोजन हो रहा था तो यहां योजन होगा,
वहाँ पर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो रही थी, यहाँ एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीजेस हीट इनटू एटमॉस्फेयर। इनमें इस अभिक्रिया में वातावरण में ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, वातावरण में ऊष्मा मुक्त की जाएगी। मतलब अभिक्रिया से ऊष्मा निकल के कहाँ पहुंचेगी, वातावरण में मुक्त होगी। ठीक है, मुक्त होती है। चलिए, पहला पॉइंट सब लोग को समझ में आ गया, वहां अवशोषित हो रही थी, यहां पर मुक्त होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भैया, दूसरा पॉइंट कह रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। मतलब इस अभिक्रिया में जो एंथैल्पी में चेंज होगा ना वो लेस देन 0 होगा। मतलब चेंज इन एंथैल्पी कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा ऊष्माक्षेपी के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड एसोसिएशन या कॉम्बिनेशन या कंबाइन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। मैंने जैसे पहले बताया आप लोग को कि बंध का टूटना एंडोथर्मिक है। बंध तो तभी टूटेगा जब बाहर से ऊष्मा अवशोषित करोगे। और बंध का जुड़ना, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम आपस में जुड़ के हीलियम बना रहे हैं, तो बॉन्ड जुड़ रहा है। बॉन्ड जुड़ रहा है मतलब कि बंध का बनना, बंध का योजन, बंध का अगर योजन हो रहा है मतलब जुड़ाव हो रहा है, तो वो अपने आप में क्या है, ऊष्माक्षेपी है। उदाहरण के लिए आप लोग सूर्यदेव को याद कर लेना, आराम से बात बन जाएगी। क्लियर रहेगा? ठीक है। इफ इन रिएक्शन रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गिव्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखेंगे, किसी भी अभिक्रिया में अगर अभिकारक के रूप में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो सामान्यतः जो भी मेटल रहेगा या नॉन मेटल रहेगा वो ऑक्सीजन से जुड़ के अपना ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ के अपना हाइड्राइड बनाएगा। तो यहाँ जुड़ रहा है, बॉन्ड का योजन हो रहा है। और बॉन्ड का योजन क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो याद रखना, यदि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किसकी तरह काम करे, अभिकारक की भांति कार्य करें। यदि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन किसकी तरह काम करे, अभिकारक की भांति काम करे, अभिकारक के रूप में हो, तो भी याद रखना हमेशा वहां पर ऑक्साइड बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। मतलब कि वो अपने आप में एक योजन अभिक्रिया है, एसोसिएशन हो रहा है, वहां पर बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। जैसे N2 है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से जुड़ गया और क्या बना लिया, 2NH3 बना लिया, एडिशन हुआ है, एक्सोथर्मिक। कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, एडिशन हुआ है, एक्सोथर्मिक। होप सो ये पूरी पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि योजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, योजन या संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जो मन करे वो बोल लो, योगात्मक, या इसी को कई किताब में आपको योजन अभिक्रिया के नाम से भी दिख जाएगा। तो एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दो अलग अलग चीजें यहां पर हमारे को पढ़ने नहीं मिल रही है। क्लियर है? चलिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more एलिमेंट आर और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशन। ध्यान समझना, इससे बोल रहा दो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया और मैंने क्लोरीन ले लिया। दो एलिमेंट चाहे वो एटम की स्टेट में रहे या आयंस की स्टेट में रहे, आपस में अगर डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, योजन अभिक्रिया कहलाएगा। या बोल रहा है दो एलिमेंट ले सकते हो या कंपाउंड भी ले सकते हो। कंपाउंड का मतलब है, मेरे प्यारे साथियों समझिएगा बात को, आप कोई दो कंपाउंड ले लो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास PCl3 है, ठीक है, और मेरे पास Cl2 है। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग कंपाउंड है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना जाएगा, PCl5। तो ये मेरा कैसा अभिक्रिया हो गया, योजन अभिक्रिया हो गया, जिसमें या तो एलिमेंट या आयंस ले सकते हो या फिर आप सीधा सीधा कंपाउंड ले लो। आपसे क्या बन जाता है, एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसमें दोनों की ही मौजूदगी प्रेजेंट रहे। तो इसको हम लोग कहते हैं योजन अभिक्रिया। और ऑब्वियस सी बात है, योजन हुआ है, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी हुआ है कि ऊष्माशोषी हुआ है। तो भैया इसने हीट रिलीज किया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई है। तो यहाँ हीट माइनस होगा, वो हीट यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस करके दिखाया जाएगा। मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो योजन अभिक्रियाएं होती है ना, मतलब कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, इनको हम लोग कुछ वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। जैसे पहला वाला क्लासिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट, दो अलग अलग तत्वों के बीच में होने वाला योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों जोड़ के CO2 बना लिए, ये गैसियस स्टेट में है।
ये सॉलिड था, ये गैस था। अच्छा, ये सॉलिड है और ये गैस है और ये गैस है। इस टाइप के रिएक्शन को आप लोग हेट्रोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं, विसमांगी अभिक्रिया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, मतलब अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे एक ठोस आ गया, एक गैस आ गया, ये विसमांगी अभिक्रिया हो गया, हेट्रोजीनियस रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। लिख दो क्या, दिस इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ओके, चलो, जैसे H2 है, O2 है, ये भी गैस गैस और ये लिक्विड आ गया है, ये भी हेट्रोजीनियस है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये होमोजीनियस है। ये कैसा हो गया सर, होमोजीनियस, क्योंकि सारे के सारे एक ही टाइप के स्टेट कंडीशन में है ना, सारे सॉलिड स्टेट में ही है। दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। H2Cl2 के साथ मिलकर 2HCl बना रहे, गैस गैस गैस, तो ये भी क्या हो गया, एक होमोजीनियस टाइप का ही रिएक्शन हो गया, समांगी अभिक्रिया हो गया, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं अगर सेम है तो वो होमोजीनियस है, समांगी अभिक्रिया है, और अगर ये अवस्थाएं अलग अलग है तो वो विसमांगी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पूरी चीजों को आपको हिंदी और इंग्लिश में एक साथ कंटिन्यू करते हुए चल रहा हूं। होप सो आप सबको पूरी बातें क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अगर इस टाइप के फॉर्मेशन में कुछ दिक्कत होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। मैंने हालांकि सारी क्लासेस ऐसा नहीं लाता मैं, अब जल्दी में पढ़ाई करनी है और कंटेंट से मतलब है तो अपन चला लेंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग में कोई इतराज नहीं होगा, बट होगा तो बता देना। दूसरा बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखो, तीन टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला हम लोग एलिमेंट एलिमेंट का आपस में पढ़ लिए। दूसरा, एक साइड से एलिमेंट है और एक साइड से एक यौगिक है, एक साइड से तत्व और एक साइड से यौगिक। तो देखो, ये यौगिक हो गया क्योंकि दो अलग अलग तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है ना भाई, और यहां पर एक अणु हो गया, तत्व मान लो, अणु मान लो। ये दोनों आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे भैया, बैलेंस कर लो केमिकल रिएक्शन को, 2 टाइम्स कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 2NO2। पिछले क्लास में बैलेंसिंग तो आप लोगों ने आराम से सीख ही रखा है, तो मैं बैलेंस करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। SO2 O2 से जुड़ रहा है, ये कंपाउंड हो गया और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, दोनों मिलके SO3 बना रहे हैं, कोई बाई प्रोडक्ट निकल नहीं रहा, तो ये सब एडिशन रिएक्शन के टाइप है। और तीसरे में क्या पाएगा, दोनों मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों साइड से क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, दोनों साइड से कंपाउंड आएंगे, नॉट मॉलिक्यूल। ओके, जैसे अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बेस ये एसिड, दोनों मिलकर सॉल्ट बनेंगे अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में एक स्पेशल कंडीशन जानना, ये उन चुनिंदा कंपाउंडों में से है, स्पेशल केस रहता है जिसमें आपका सारे प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजी भी, आयनिक भी, विद्युत संयोजी भी, सब प्रकार के बंध यहाँ पर मिलते हैं, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोऑर्डिनेशन, सारे बॉन्ड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग कंपाउंड यौगिक हो गया, CO2 एक अलग यौगिक हो गया, दोनों जुड़ गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अमोनिया H2SO4 से जुड़ के अमोनियम सल्फेट बना लिया। तो ये सब क्या थे, हमारे एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, योगात्मक अभिक्रियाओं के। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है हमारा सर, वियोजन अभिक्रिया। योजन में क्या होता था, सीधे सीधे जुड़ जाते थे, A और B जुड़ के अपना एक नया प्रोडक्ट C बनाते थे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर उल्टा होने वाला है सर, यहां पर एक बड़ा प्रोडक्ट जो C है वो टूट जाएगा A और B में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अंडर सुटेबल कंडीशन, मतलब यह वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों में या यौगिकों में, सरल अणुओं में टूटता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। और मैंने बोला सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रहेंगे, एंडोथर्मिक नेचर के रहेंगे। ये बात तो सबको समझ में पहले ही आ गई कि भैया डिकम्पोज करना है तो वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा अवशोषित करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक नेचर हो जाएगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के होते हैं, सारे के सारे योजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, और सारी की सारी वियोजन अभिक्रियाएं जहां पर बॉन्ड टूटता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि भैया हीट ले ही नहीं पाएगा तो बॉन्ड टूटेगा कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला हम लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब उष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया सर, उष्मीय वियोजन। हीट लगाकर आप लोग क्या करोगे, अभिक्रिया के जो मेन प्रोडक्ट है वो टूटेगा, उष्मीय वियोजन है। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख रहे हो, ये अपना विट्रियोल है हमारा FeSO4 × 7H2O। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से व्हाइट विट्रियोल वो जिंक रहता है मेरे ख्याल से, देख लेना, हरा कशिश बोलते हैं क्या। हीट के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट में और वाटर मॉलिक्यूल अलग टूट गया। ठीक है, ऐसे ही लेड नाइट्रेट है,
लेड नाइट्रेट में थोड़ा उसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड को याद नाम रख लेना, ये लिथार्ज कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिथार्ज। फिर NO2 अलग, O2 अलग। ऐसे ही कॉपर सल्फेट है हमारा इंटू 5H2, इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। तो ये हरा कशिश होगा, मतलब ग्रीन विट्रियोल, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जिंक सल्फेट और वाटर का जो मिक्सचर रहता है, मेरे ख्याल से उसको व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। 3 टाइप के विट्रियोल हम लोग लेते हैं। तो कुछ नहीं हो रहा है, वाटर डिहाइड्रेट हो रहा है, थर्मली डिकम्पोज करने पे क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर बाहर निकल जा रहा है। ठीक। और देखो वियोजन अभिक्रिया में और भी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो पढ़ लिया हम लोग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया सर? ध्यान समझेंगे। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, आप लोग किसी चीज को अगर तोड़ रहे हो, बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस डिकम्पोज बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया है, इसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित किया, इलेक्ट्रो अपघटनी मतलब टूटना, तो विद्युत अपघटनी अभिक्रिया है। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जैसे आप देखिए वाटर है, लिक्विड स्टेट में है, जैसे उसमें से करंट फ्लो कराते हैं तो वाटर अपने सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट के निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या हो गया भैया? कि ये सूर्य प्रकाश पड़ते ही ना, ठीक है, ये क्या हो जाए? वियोजित हो जाए। सूर्य प्रकाश पड़ते ही क्या हो जाने लगे? वियोजन की अभिक्रियाओं में आ जाए। ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में हो, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, मिरर टेस्ट देता है ये व्हाइट कलर का मिरर टेस्ट। ठीक। और क्लोरीन अलग बाहर निकल गया। वैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड याद रखना कि परऑक्साइड बॉन्ड बनता है ना, तो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन अलग कर देगा, सॉरी H2O अलग कर देगा और O2 अलग कर देगा। इसके ऊपर सवाल बना हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रकाशीय वियोजन से क्या उत्पाद मिलता है? तो भैया वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। चलिए अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। एक एक रिएक्शन को अब आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप सीट कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है। तो भैया एक मानवता के नाते ऐसा होता है ना कि चलो हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हम यंग हैं, तो हम अपनी सीट उनको ऑफर कर देते हैं। कारण क्या है? बिकॉज बुजुर्ग आदमी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसको सीट की ज़्यादा जरूरत है, रिएक्शन उसको जल्दी कराना है, तो इसलिए वो क्या किया? उसने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। बट सब्स्टिट्यूट करने का ये मतलब नहीं है कि अब आप बस से नीचे उतर गए हो, वो विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया में गए मतलब गए। यहाँ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? थोड़ा बहुत चांस रहता है कि बुजुर्ग उतरेगा तो अपन भी जुड़ जाएंगे उस सीट के साथ, है ना। तो बस वही चीजें होती हैं विलोपन अभिक्रिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है। और यहाँ पर समझिएगा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों बॉन्ड टूट रहा है, तब तो दूसरा आके जुड़ेगा ना। ठीक है। तो ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें बॉन्ड पहले टूटता है तभी रिएक्शन आगे बढ़ता है। इसलिए बॉन्ड तोड़ना, सॉरी, एक एलिमेंट दूसरे से जाके जुड़ रहा है ना, पहला वाला दूसरे से जाके जुड़ रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। चलिए अच्छा, कब कैसे पता करेंगे
कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग को यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ता है। रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि कौन सा एलिमेंट किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे सामने दिया हुआ है H2SO4 और मैं उसके बगल में जिंक रख दूँ, तो क्या जिंक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। पर यही चीज मैं बोलूं, जिंक सल्फेट के सामने आपने कॉपर रख दिया है, तो क्या कॉपर जिंक को सब्स्टिट्यूट करके कॉपर सल्फेट बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। तो कैसे ये डिसाइड हो रहा है कि कब कौन किसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बिलो प्रतिस्थापित कर सकता है, कब नहीं कर सकता? तो उसके लिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ती है। अगर सामने आने वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे शेरों के झुंड में ऐसा होता है ना कि नया जो नर शेर आता है वो पुराने शेर पर अगर भारी पड़ जाता है तो पुराने शेर को अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, और नया शेर जो रहता है अब वो इस परिवार का मुखिया बनता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम, मतलब इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग कैसे देखते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा आप लोग को याद रखना है दोस्तों। उसको याद रखने का बड़ा अच्छा ट्रिक भी है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। इसको कैसे याद करना है? प्लीज सेंड, मैं ना जंगल में गया हूँ, मेरा एक लैब है, ठीक है, मेरा नाम निक्की है ना, या निखिल मान लो, जो मानना है। और वो क्या बोल रहा है? प्लीज सेंड लॉयन, कैट, मंकी एंड क्लासिकल जेब्रा। याद करना, प्लीज सेंड मतलब कृपया भेजो, किसको? लॉयन, कैट, मंकी एंड क्लासिकल जेब्रा, पुराने जमाने वाले जेब्रा, इनटू निक्कीज लैब, इनटू निक्कीज लैब। तो पी से पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, एस से सोडियम, सोडियम का Na, फिर लॉयन लिथियम, फिर कैट से कैल्शियम, मंकी से मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, क्लासिकल से सी से कार्बन, जेब्रा से आप लोग जिंक याद रख लेना। इनटू मतलब भैया, इनटू मतलब आयरन, आई से आयरन, आयरन को फेरम बोलते हैं, Fe बोलते हैं। फिर निकीज मतलब निकिल, Ni, और लैब मतलब लेड, याद रह जाएगा। प्लीज सेंड, क्या क्या बोला गया था? और पहले क्या लेना है? लॉयन, फिर उसकी प्रजाति का कैट, मंकी एंड क्लासिकल जेब्रा इनटू निखिल्स लैब, निक्कीज लैब, जिसके भी मन में करे। तो ये सारे जो एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट जो इसके ऊपर आ रहे हैं सर, इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर आ रहे हैं? हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं। तो ध्यान देना इन सारे एलिमेंट्स के बारे में कि ये लोग क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ये लोग क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है वो लोग हाई रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में माने जाते हैं। मतलब कि इनकी जो रिएक्टिविटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और मेन बेस लाइन के तौर पे हमारा कौन आता है सर? हाइड्रोजन आता है। बेस लाइन के तौर पे कौन आता है सर? हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन क्या है? न्यूट्रल है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना सर, रिडक्शन पोटेंशियल, वो जीरो होता है। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। इन सब की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपका रिएक्टिविटी के हिसाब से देखी जाएगी। अब हाइड्रोजन के नीचे याद रखना, जितने भी मेटल है ना, मैं आप लोग को हमेशा ट्रिक बोलता हूं, आप आलू चाप खाते हो ना, तो चाप खाओ, CHAAP, चाप खाया। अब एक काम करना रहता है दोस्तों हम लोग को, यहां पर U लगा दो, यहां पर भी U लगा दो, यहां पर G लगा दो, यहां पर भी G लगा दो, और लास्ट में T लगा दो। तो भैया कौन कौन से मेटल आ गए? कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। यही 5 ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है सर? कम है। इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो आलू चाप नीचे रखना हाइड्रोजन के। और ये लोग क्या रहेंगे सर? लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सोने और चांदी के जो गहने होते हैं उन पे जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जंग लगना अपने आप में केमिकल प्रोसेस है। एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है, जो जल के अणु रहते हैं, गैस के अणु होते हैं, वो उस मेटल के सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं और उसका सरफेस को कोई दूसरा रंग दे देते हैं। जैसे लोहे में जंग लगता है ना, भूरे कलर का। तो इस तरीके से होता है। बट कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनकी रिएक्टिविटी बहुत पुअर है ना। तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है या दूसरे गैसेस है, उनसे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, सालों साल तक रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए सोने के जो गहने होते हैं वो लंबे समय तक, कई कई पीढ़ियों तक चमकते रहते हैं। चांदी भी वैसे ही चमकते रहता है। थोड़ा सा अगर शाइनिंग गया तो थोड़ा सा आप उसको पॉलिशिंग करवा दो, वैसे ही पुराने शेप में आ जाएगा, एकदम चमकदार टंकार टाइप का। तो इसीलिए वो महंगे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये तो वो चॉकलेट वाला हो गया ना, कुछ मत नहीं करना भी अच्छी बात है करके।
एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना चॉकलेट का। चलो एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल देख ले रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे देखो आयरन आया कॉपर सल्फेट के बगल में, ठीक है। तो भैया हमको पता है आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, कॉपर तो आलू चाप वाले में आया, तो कॉपर को आयरन सब्स्टिट्यूट कर देगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा कॉपर बाहर। ऐसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के सामने आया तो हाइड्रोजन से तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन तो बेस लाइन था, उसके ऊपर के सारे मेटल क्या है रिएक्टिव, उसके नीचे के सारे मेटल क्या है नॉन रिएक्टिव। और याद रखना एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको आप फ्री में नहीं रख सकते हो, फ्री एयर में नहीं रख सकते हो। इसलिए पोटेशियम सोडियम इन लोगों को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि जहां बाहर निकालूंगा एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खुद को जला लेगा वो, ठीक है। इसलिए आपने देखा सबसे टॉप पे पोटेशियम आया था, फिर सोडियम, फिर आया, फिर लिथियम आया, सब एल्कली मेटल से, फिर मैग्नीशियम आया, कैल्शियम आया, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। चलिए जिंक कॉपर सल्फेट, भैया कॉपर की औकात नहीं रहेगी जिंक के सामने, भगाएगा कॉपर को और खुद कंपाउंड बना लेगा इस सल्फेट से, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। बट कॉपर अगर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करना चाहे तो कॉपर की औकात नहीं है ना जिंक को बाहर निकाल के फेंक देने की, इसलिए नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक मेटल। वही मान लो सिल्वर नाइट्रेट है दोस्तों और यहां कॉपर है, तो आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा कि कॉपर भी, फिर मरकरी, फिर गोल्ड और यहां पर था हमारा सिल्वर और ये था प्लेटिनम। तो कॉपर की रिएक्टिविटी सारे के सारे इनएक्टिव मेटल हैं, बट कॉपर कहीं ना कहीं सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, तब तो ऊपर में आया है। इसका मतलब कॉपर सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, सिल्वर यहां पर बाहर निकल जाएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मजा आ रहा नहीं आ रहा है। अब आ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पर दो लोग एक साथ एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, विस्थापित करेंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर के पास जो नाइट्रेट है उस पर सोडियम की नजर है और सोडियम के पास जो क्लोरीन है उस पर सिल्वर की नजर है। तो ये लोग क्या करेंगे, सट सट एक्सचेंज मार देंगे, सोडियम भगा देगा सिल्वर को और सिल्वर भाग के आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, एक्सचेंज हो गया। पर ये एक्सचेंज दो जगह से हो रहा है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। AgCl अलग निकल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट अलग निकल जाएगा। सेम वही चीज BaCl2 है, तो Ba जो है वहां का वो H2SO4 से सल्फेट से जुड़ के बेरियम सल्फेट बना लेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉलिड स्टेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहाँ का हाइड्रोजन उस Cl से HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर सल्फेट है, H2S है, तो यहां पर सीधे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड से जुड़ जाएगा, कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और H2SO4 जैसे एसिड बाहर निकल जाएगा। तो यह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप सो सबको समझ में आया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, सामान्यतः आप इसका रिएक्शन सभी लोग पढ़े भी होंगे बचपन में कि एक एसिड की अभिक्रिया जब एक बेस के साथ की जाती है तब क्या होता है, अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है और लवण एवं जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह है इसका फाइनल फॉर्मेशन, ठीक है। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ना, एसिड बेस रिएक्शन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, तत्काल प्रभाव से होता है। सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिए जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य में लिए जाते हैं। याद रखना ऑल सॉल्ट। जैसे एसिड में वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड आता है ना, बेस में भी वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस आता है, बट सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा एक सॉल्ट है, बेस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया, दोनों मिलके NaCl बना लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बाहर। ऐसे ही फिर NaOH H2SO4 से सोडियम सल्फेट बना लिया, वाटर बाहर, ठीक है। फिर KOH HCl के साथ KCl और वाटर बाहर। हर बार यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक उत्पाद के तौर पे हमारा क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उनको अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चेकिंग करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा देर रोकेंगे और सारे रिएक्शंस को पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर अपन मैच करते हैं, ठीक है। कर लिए सारा आप लोगों ने देख लिया, हट जा रहा हूं भाई मैं ताकि आपको चीजें दिखाई दे।
अब अपन चेक करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाए कि सही सोचे कि गलत सोचे। जितना पढ़े हो उसको एक बार में समराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमेशा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता ही हूँ और लास्ट में एमसीक्यू भी करा दूंगा। पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम KNO2 और O2 में टूट रहा है, तो भैया ये कौन सा रिएक्शन है? साफ साफ समझ गए कि सर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये विघटन अभिक्रिया है। ये कौन सी रिएक्शन है सर? दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। फिर दूसरा रिएक्शन देख रहे हो, जिंक आ रहा है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर को बाहर फेंक दे रहा है। ये कौन सा रिएक्शन में आएगा? भैया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। ये किस में आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया में आएगा। किस में आएगा? विस्थापन अभिक्रिया। पकड़ पा रहे हो सब लोग का? मुझे पूरा भरोसा है सही होगा। निकिल नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके निकिल हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। भैया निकिल नाइट्रेट कोई ना बेस या एसिड नहीं है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, निकिल का जो नाइट्रेट है वो सोडियम के पास चले जा रहा है और सोडियम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो निकिल के पास चले जा रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। सर ये क्या है सर? सर ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। याद आया नहीं आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक आया, HCl से भिड़ा, हाइड्रोजन को उठा के बाहर फेंक दिया, तो भैया ये क्या है? सिंगल एक ही एलिमेंट कर रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। ये किस में आ जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में लिया जाएगा। सबका सही हो रहा है ना? कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो भैया कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो ये कौन से अभिक्रिया में लिया जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। दैट मीन्स कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है सर? दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा, टॉलरेट कर लेना, क्योंकि अपन तो उल्टे हाथ से लिख रहे हैं। राइटी लोग जनरली ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है? तो अंडरस्टैंड कर लेना। देखो क्लोरीन है, NaBr से अटैक कर रहा है। क्लोरीन की रिएक्टिविटी Br से ज्यादा होती है, ऊपर रहता है ना, तो वो Br को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, मतलब ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाएगा। सबका सही हो रहा है ना भाई? यस और नो? हाँ ना रिप्लाई करो। मैं कैसे सुनूंगा, है ना? कोई बात नहीं है, मैं सुन पा रहा हूं आपकी मन की आवाज को, ठीक है? चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन कर रहा है और फिर यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है, मैग्नीशियम अलग से बाहर निकल जा रहा है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन में आ जाएगा सर? ये भी डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक एक चीज सही हुआ कि नहीं हुआ? और देखो आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी लगाओ। चलो इधर देखो, तो फिर से कुछ सवाल और आ गए हैं, इनको भी ट्राई कर लो वीडियो रोक के, फिर मैच कर लेते हैं अपन सब लोग। कर लिए ट्राई? मैचिंग करें? ये तो हो गया था ना अपना मैग्नीशियम वाला। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। चलिए बताइए यहां पर क्या हो रहा है? A और B आ रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, योजन अभिक्रिया है। ये सीधे सीधे जुड़ जा रहे हैं ना। ऐसे देखिए KBr है, BaI2 है, K ना I के साथ चले गया, BR के साथ चले गया, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है सर? ये जो लोग कर रहे हैं ये है सर आप लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? ठीक। जिंक कार्बोनेट है, वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? टूट रहा है। एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सब क्या है सर? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से सीधा उठाया हूं मैं ये सारे क्वेश्चन को, इसलिए एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ट रिसोर्स मानी जाती है, ठीक है? बट सब लोग एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एनसीईआरटी जो समझ गया वो तो खेल जाता है भाई, वो तो कोई भी टफ से टफ एग्जाम निकाल ले। हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़ गया HCl, तो ये कौन सा रिएक्शन है सर? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, योजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारा देखो मैग्नीशियम ना HCl से अटैक कर रहा है और हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है। मोल्स को कैसे बैलेंस करना है वो अब आपको आता है। तो ये बाहर कर रहा है किसको? हाइड्रोजन को। तो इसका मतलब कि ये क्या है? अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जाना जाएगा।
ठीक है, तो आपने आज सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को देखे कि और उससे रिलेटेड मैंने आप लोग को एग्जांपल्स भी करवा दिए, ढेर सारे एग्जांपल्स करवा दिए। तो होप सो ये दोनों वीडियोस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें आपने पहले तो कंपाउंड का बैलेंसिंग करना सीखा था, केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, और आज कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमने एक एक प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। बाकी रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने वाला, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मज़े से पढ़ना है और अच्छी तैयारी करते रहना है, ठीक है। इतना कर लो भैया, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस को ये संभाल लेगा, क्योंकि बहुत से लोग ना इन छोटी छोटी चीज़ों पे ना हमेशा स्किप करते रहते हैं। भैया एक वीडियो देखना है, एक वीडियो में तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट का पोस्टमार्टम कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लिया करो। जितनी भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ बस उतना ज़रूर पढ़ लिया करो, ठीक है दोस्तों। खुद का खूब ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।